नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। सुप्रभात। दिल्ली में अरसे से एक शांति छाई हुई थी। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन तभी एक खबर निकलती है कि एक यूनिवर्सिटी जो दिल्ली से सटी हुई है, वहां काम करने वाले एक डॉक्टर की निशानदेही पर 3000 किलो एक विस्फोटक बरामद होता है। यह खबर के बाद एक डॉक्टर जिसकी तलाश की जाती है, वो लाल किले के सामने जाकर अपने आप को उड़ा देता है, कार बम बनकर। कई मासूम बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, लेकिन जांच शुरू होती है कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में आतंकी कामयाब कैसे हुए। तो सामने आता है एक यूनिवर्सिटी का नाम, यानी अल फलाह। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको आतंकियों ने अपनी प्रयोगशाला में बदल दिया था, या वो प्रयोगशाला जानबूझकर तैयार की गई थी। अभी जांच तो चल रही है। आतंकियों के सिरे पकड़े जा रहे हैं। शाहीन परवीन यानी एक ऐसी आतंकी, जिसकी महिला आतंकी डॉक्टर, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, जो अपनी कार में AK-47 रखती है। एक ऐसे डॉक्टर्स जो 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा करते हैं। यानी एक के बाद एक सिरा खुलता जाता है और पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी की नींव तक में गुनाह छिपा हुआ है। हजारों बच्चों को यहां रखने वाली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे कारण मौजूद थे कि सरकार चाहती, और सरकार की अगर निगाह होती, तो शायद पहले ही उस पर लगाम कस दी गई होती। लेकिन उसके लिए कुछ मासूमों का खून बहा और इस देश में आतंक का एक और धब्बा लगा। लेकिन जांच एजेंसियों ने अब कम से कम उस आतंक की डॉक्टरों की प्रयोगशाला में बदल चुकी यूनिवर्सिटी पर ताला लगाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि अब आ, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई थी, उसकी 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। जो चेयरमैन है, आपको याद होगा, जवाद अहमद, जो एक पहले से ही फोर्जरी और केस में भागा हुआ था, जिसकी पारिवारिक बैकग्राउंड बताती है कि उसके परिवार के लोग रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजों में शामिल होते थे। उसके पिता, जो एक पूरी तरह से जिहादी आइडियोलॉजी है, उससे बने हुए थे। वो शख्स आता है जिसके खिलाफ कई सौ करोड़ की ठगी के, लोगों से ठग कर पैसे लाने के बावजूद वो एक यूनिवर्सिटी खोलने में कामयाब होता है। उस यूनिवर्सिटी में संदिग्ध बैकग्राउंड के लोगों को रखता है, आखिर उस पर शिकंजा तो कसा। ये ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। जो अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन, जिसकी मैं आपको कुंडली बता रहा था, यानी जवाद अहमद सिद्दीकी, और उसके ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अटैच की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धोद क्षेत्र में, यानी वो इलाका है जहां ये पूरी यूनिवर्सिटी की 54 एकड़ जमीन है, यूनिवर्सिटी की इमारत, स्कूलों और विभागों की इमारतें और हॉस्टल शामिल है। यानी एक तरह से ये यूनिवर्सिटी अब सीज्ड है। ये इसके मालिक की यूनिवर्सिटी नहीं है, और ईडी ने इन्हें अपराध से हासिल आय में रखा, अपराध की आय की श्रेणी में रखा गया है। ये धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के अंदर शामिल की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद होगा, ये वही यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की शरणगाह बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने जो कार में धमाका किया था, वो यही मौजूद था। इसमें 15 लोगों की मौत हुई। दरअसल जब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच हो रही थी, तब यूनिवर्सिटी का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। क्योंकि इस पूरे मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, फिर उसका भाई परवेज, और एक एक करके डॉक्टर आदिल, फिर पता चलता चला गया कि ये तो इस देश में अब तक का, बल्कि दुनिया का सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों का आतंकी गिरोह है, जो इस देश में सरिया लाना चाहते थे, जो इस देश में काफिरों को मारना चाहते थे, और उस सब के लिए उन्होंने देश के पैसे से डॉक्टरी की। और वो सब इस यूनिवर्सिटी में न केवल पनाह पाते थे, बल्कि अपना काम आराम से अंजाम दे रहे थे। ईडी ने इस पर जब केस किया, मतलब किया है, तो ईडी ने 18 नवंबर को यहां सर्च की गई थी, रेड की गई थी। 12 घंटे की सर्च के बाद ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कोर्ट को बताया था उस वक्त कि भाई ये यूनिवर्सिटी और उसके नियंत्रण वाले ट्रस्ट ने झूठी मान्यता और पहचान के दावे करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को उन्होंने धोखे में रखा, पैसा इकट्ठा किया, 415 करोड़ रुपए से ऊपर की आय अर्जित की है। ये अलग बात है कि इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को जब इसकी मान्यता भी खत्म कर दी गई थी 2019 में, चूंकि ये पूरे डाटा और कागज सबूत नहीं दे पाया था, इसके बावजूद भी ये यूनिवर्सिटी बिना मान्यता के चल किसके रही थी। बहुत सारे अधिकारियों की गर्दनें फंस सकती थी, लेकिन चूंकि अधिकारियों की गर्दनें इस देश में नहीं फंसती हैं, भले ही कितने ही निर्दोषों की गर्दनें उड़ क्यों ना जाती हो। खैर, अब इसकी जांच में जब पता चला, इसकी जांच में ईडी चूंकि कम से कम अब ये तो कह सकते हैं कि सरकार जो है आतंक की जड़ तक जाने की कोशिश करती है और उसमें जहां से ये खेल शुरू हुआ हो वो उस खेल को वहीं से खत्म करती हुई दिखती है। कम से कम हम लोग ये देख रहे हैं। यहां भी जब इसकी जांच में ईडी ने एक के बाद एक इसकी गहराई में गई तो पता चला कि 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड है, यानी वो कंपनियां जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाई जाती है, जिनका कोई वजूद नहीं होता, जो पैसे को इधर से उधर करने के लिए होती है। और कई कंपनियों में सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर था। साथ ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी जो एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड कटता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी, ये भी देखने की, खैर जो ऐसी कोई आतंकी कंपनी नहीं होंगी, लेकिन वो कंपनी जरूर ऐसी बहुत सारी हैं जिसमें इस तरह की शिकायतें आती है। तो ये पता नहीं कि आज तक सरकार इस तरह का कोई मैकेनिज्म क्यों डेवलप नहीं करती। अब जो उससे बड़ी खबर है, चलिए ये तो हो गया कि वो आतंकी यूनिवर्सिटी है, उसका ये पाया गया, आतंक का मतलब उसके साथ रिश्ता पाया गया, वहां आतंकी मौजूद थे, वहां उन्होंने बड़े आराम से पुष्पित हुए, पल्लवित हुए, वहां बाकायदा लैब में लाकर वो इसका इस्तेमाल भी करते थे, देखते थे, चेक करते थे, और उसके बाद बराबर में वो मौलवियों को बुला के वो नमाज भी पढ़ाते थे। और फिर ऐसा मदरसा भी उसके बराबर में था जिसकी दीवार ही 5 फीट मोटी थी, यानी एक युद्ध की तैयारी करने में किसी बम को हमले को झेल सके इस तरह के वहां मदरसे तैयार हो रहे थे। तो ये तो अलग था, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो सबसे बड़ी गाज गिरेगी वो हरियाणा सरकार की है। वो सरकार जिसपे खैर काफी चीजें सवाल उठते थे, लेकिन देर आए शायद दुरुस्त आयद। 22 दिसंबर को हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पास किया जा चुका। बिल में सरकार ने कई बदलाव किए। बिल में कहा गया कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी, देश की अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामले में चूक होती है तो सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये बहुत दिनों से इस बिल की जरूरत है और ये बिल अक्सर आप देखेगा इस देश में अभिव्यक्ति के नाम पर ज्यादातर वामपंथी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में घुस गए हैं वो इस देश की मूलभूत एकता के खिलाफ ही आपको खड़े दिखाई देते हैं। तो ये उसका है। सरकार यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भंग करके अपने प्रशासक को नियुक्त कर सकती है, उसका कामकाज पूरी तरह हाथ में ले सकती है। क्योंकि इससे पहला जो बिल था या इससे पहले आपने किसी भी देश में कानूनों में देखा होगा कि इस तरह के प्रावधान नहीं किए जाते थे। हालांकि विपक्ष को इस पर भी हल्ला मचाना होगा, क्योंकि उनको मालूम है जितना वो हल्ला मचाते हैं उतना उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनको खुश होकर मिलेगा। वो कभी ये सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या कभी इसके उलट, यानी इस देश को आतंकियों से महफूज करने की किसी योजना में वो सरकार के साथ खड़े हों क्या। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ही वो आतंकियों की हिमायत करते हैं तो उनके लिए वोटों की हिफाजत की दीवार खड़ी हो जाती है। तो लिहाजा यहां भी उन्होंने ऐसा ही कर रहा था। लेकिन खैर इससे पहले किसी बिल में ये प्रावधान नहीं होते थे, इस बिल में ये सुरक्षा के नए प्रावधान किए गए हैं। अब जावेद अहमद सिद्दीकी का एक बार आप उसका बायोडाटा डेटा भी आप पढ़ लीजिए। 61 साल की उम्र है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर अम्बेडकर नगर याद है महू का रहने वाला है। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल की। इसके परिवार के लोग कई सारे इस तरह के मामलों में शामिल थे। ये लोग फरार है उस समय से। ये 94-5 में ये वहां से फरार होके भागा था, वहां से पैसे लेके भागा था और इंदौर की अलिया यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन किया था। 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का डायरेक्टर बना था, जहां इन्होंने
पैसे इकट्ठे किए थे, यानी एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान रखा और वहां से शायद 400-500 करोड़ रुपए का, वहां के लोग कहते हैं 250 से 500 करोड़ रुपए, अलग अलग रकम अगर आप अभी भी जाकर मुंह में पूछेंगे तो इसकी पूरी कहानी वहां हर एक आदमी को मालूम है। उस समय के अखबारों में इसके बारे में डिटेल छपी थी। ये बड़ी हैरानी है आज भी कि जब आप अगर कोई एक आदमी आम आदमी लेने जाएगा यूनिवर्सिटी का लाइसेंस तो शायद उसके दांतों तले पसीना निकल आएगा, क्योंकि उसको इतने कागज मांगे जाएंगे, उसके इतने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक होंगे कि वो बेचारा खुद ही अपने आप को कैरेक्टरलेस घोषित कर देगा या बैड कंडक्टर घोषित कर देगा, क्योंकि इतने कागज होंगे। लेकिन जैसे इस जैसे आदमी जो भागे हुए, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा के पास और सांप्रदायिकता के बिल्कुल जुड़े हुए फैमिली से रिश्ते हो, उसके बावजूद उसको इतनी आसानी से इतने अहम, यानी राजधानी के बिल्कुल बराबर में इतनी क्लोज जगह पर जगह दी गई थी। ये बड़ी हैरानी की बात है। 1995 में इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया। 2014 में हरियाणा में इसने ये यूनिवर्सिटी शुरू की थी और इसका चेयरमैन बन गया था। इसके ऊपर जो आरोप है वो है धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता, शेल कंपनी खोलना। और 2000 में इसके अलावा ये जब यहाँ से दिल्ली, वहां से मुंह से भाग के दिल्ली आया था तो जावेद सिद्दीकी पे 2000 में दक्षिण पूर्वी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। 2001 में ये गिरफ्तार हुआ और 2004 में इस शर्त पे जमानत दी गई थी कि निवेशकों के पैसे लौटा देगा। अब ये जो है इस आदमी को उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी की खोलने की मान्यता दे दी, जबकि 2004 से 2014 के बीच में ऐसा तो नहीं है कि बहुत 20-30 साल हो गए या सिस्टम को पता नहीं चला। लेकिन इस तरह से आपके देश की यूनिवर्सिटी चलती है। दरअसल जब ये कहानी इसकी क्यों खुला था, आपको मालूम है कि ये पूरा केस मैंने आपको डिटेल से बताया था, लेकिन फिर भी चूंकि याद कराएं जो नए दर्शक हों वो भी याद रहेगा कि ये आतंकी मॉड्यूल को एक पुलिस अधिकारी की सजगता से और उसकी जो ड्यूटी के प्रति लगन है उसकी वजह से खुला था, क्योंकि 18 19 अक्टूबर की रात जो ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर शहर के बाहर की दीवारों पर दिखाई दिए थे। इन पोस्टरों में घाटी में सुरक्षा और पुलिस पर और सुरक्षा बलों पर हमले की चेतावनियां दी गई थी। साथ ही कश्मीर के लोगों को कहा गया था कि आप सुरक्षा बलों को ना तो शरण दे, ना उनको खाने पीने के लिए दे और ना ही उनको किसी तरह की मदद करें। ये चीजें बहुत अरसे बाद, चूंकि इस तरह के वहां जब से 2019 में 370 हटाई है तो कश्मीर में इस तरह के पोस्टरों को जनरली लोग अगर देखते भी थे, कहीं वैसे तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन मिल रहे थे तो लोग अवॉइड कर देते थे। लेकिन श्रीनगर के जो एसएसपी थे जीवी सुदीप चक्रवर्ती, उन्होंने इसको आसानी से नहीं लिया और कई टीमें बना दी कि आखिर ये देखिए कि इस समय के शांत माहौल में ये कौन है जो इस तरह की चीजें कर रहा है, क्योंकि कोई नया संगठन तो नहीं खड़ा हो रहा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर बार चेहरे बदल देता है संगठनों के। तो इसके बाद जांच हुई, इसके बाद कई टीमें बनाई गई और पुलिस ने वो देखा कि सीसीटीवी फुटेज में, उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स नजर आया जिसको उन्होंने तलाश करते हुए आसपास से देखा, बात किया और कड़ियां जोड़ते चली गई तो पता चला कि ये जो है सहारनपुर का कोई डॉक्टर था। उसके बाद वहीं का रहने वाला, सौपैया का रहने वाला, लेकिन सहारनपुर में काम करता है। और उसके बाद वो कड़ी जुड़ते जुड़ते पहुंच गई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। और जब यहां पहुंची तो दो डॉक्टर, कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के पास से 2900 जो 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट मिला था। और चूंकि ये बड़ी चीजें, बड़ी दिक्कत में उस समय ये सवाल आया था कि ये जो आदमी है इसके खिलाफ तभी वो लोग उभर के आए थे जिनकी जमीनें तक कब्जा की गई थी, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। जबकि ये महज आप जो राजनगर में आते हैं, यहीं कॉलोनी के आगे गेट पर लिखा हुआ था, गेट की सामने वाली दीवार पर लिखा था अल फलाह यूनिवर्सिटी ये। लेकिन अब चूंकि दिल्ली के पिंड के बाद ये कालिंदी कुंज थाने से 300 किलोमीटर दूर के कच्चे रास्ते से गुजर के जे कॉलोनी राजनगर में, ये आसपास का ही है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। इसी के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी के बाद जो कंपनियां थी, उसके बाद ये पता चला कि मरे हुए लोगों के फर्जी साइन करके इसने ये जमीनें कब्जाई थी। मतलब ये जमीनें भी इसकी अपनी नहीं थी। आप ये सोचिए कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटी इस तरह से तैयार की गई। और इसमें अभी भी बहुत सारे संदिग्ध जो जिनकी बैकग्राउंड थी उनकी जांच अभी भी चल रही है। इसमें बहुत बड़ी तादाद कश्मीर से आए हुए न केवल स्टूडेंट्स की थी, बल्कि टीचिंग स्टाफ में भी, बल्कि गार्ड और तमाम चीजों में भी कश्मीर से आए हुए बहुत सारे लोगों की बैकग्राउंड
वहाँ उसमें पोस्टिंग्स की गई थी, उनको नौकरियाँ दी गई थी। ऐसा नहीं कि मैं किसी राज्य के लिए कह रहा, लेकिन जो एक फंडामेंटल कहा जाता है कि उनकी बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे कश्मीर में अब एक बड़ा ड्राइव चल रहा है। इतना बड़ी ड्राइव है कि जिसमें हर एक ओवरग्राउंड वर्कर या पहले से जिन पर आरोप लगे हैं या जो संदिग्ध रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी करके उनके आसपास के लोगों की डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है और ये देखा जाता है कि क्या इसका कोई इंसिडेंट से रिश्ता है, और यदि उसका कोई रिश्ता कभी रहा है तो उसको उस लिस्ट में रखा जाता है जिस पर निगाह रखी जाएगी। ऐसे आप सोचिए कि किस तरह से इस बार ये पूरा क्लीन बनाया गया था। कोशिश की गई थी कि ये एक ऐसा क्लीन ऑपरेशंस हो जिसमें एक साथ 3000 केजी इस विस्फोटक को, जो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया था, इसको उसके साथ बना के इसके एक सिस्टम्स के साथ इसको एक साथ 40 जगह पर धमाके कराए जाए। यानी हिंदुस्तान में इससे पहले कभी इतना बड़ा बम धमाका ना हुआ, क्योंकि रखे गए थे तो 25 जगह, आपको याद होगा 30 जगह सूरत में भी, हर जगह 30 जगह पर उन्होंने बम रखे थे फोड़ने के लिए। उस वक्त बड़ा हैरानी थी, हम लोग उसको कवर कर रहे थे क्योंकि ये अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद अगले दिन वो उसको वहां सूरत में करना चाहते थे, लेकिन ये अलग बात है कि उसकी आईईडी प्रॉपर नहीं थी, लिहाजा वो विस्फोट नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार ये डॉक्टर्स वेल कनेक्टेड थे, ये पूरी तैयारी कर रहे थे और सब लोग आईएसआईएस जैसी उनके साथ इनको रहना है। अब तब तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से था कि लोगों ने भी शिकायत की थी। उन्होंने बाकायदा इस यूनिवर्सिटी का आसपास इतना डर था कि लोग वहां जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि एक तो दिमाग में ये आ ही जाता है कि साहब ये तो वहां जो मस्जिद में और जो यूनिवर्सिटी के अंदर मदरसा बिल्कुल बराबर लगा हुआ मदरसा, वहां इस तरह के संदिग्ध लोग आ रहे हैं। लेकिन यह अलग बात है कि अब पुलिस पे लोगों को इतना यकीन नहीं रहा कि वो उनकी शिकायत करें, और शिकायत की गई होगी तो मुझे नहीं लगता उस पर कान दिया गया होगा, क्योंकि अभी तो वो कहीं नहीं दिखता है। तो मुझे हालांकि इसके बाद तुरंत बाद ये हुआ था कि जैसे ही ये इस यूनिवर्सिटी में ये सब काम शुरू हो गया था तो सख्ती हो गई थी, क्योंकि स्टूडेंट ने अभी इन्होंने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल गई थी और उस पर वो शुरू हो गए थे, मतलब एडमिशन प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी थी। अब किसी भी यूनिवर्सिटी को वहां पुलिस की वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। ये 2-3 दिन पहले से ही मतलब शुरू किया गया था ये प्रोसेस। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट पर एडमिशंस का निकाला, उसके साथ ही ये प्रोसेस कर दिया गया था कि पुलिस का वेरिफिकेशंस भी उसमें शामिल होगा। यानी इस यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा शिकंजा कसने की बात की गई थी। 3 टीमें भी पुलिस ने गठित की थी, जो वहां भर्ती होने वाले स्टाफ पे और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों पर वेरिफिकेशन करेगी। और क्योंकि यही यूनिवर्सिटी अब इस देश में, मुझे लगता है कि वह रजिस्ट्रेशन करने वालों की जानकारी, यूनिवर्सिटी में बीएससी से सहित अलग अलग डिप्लोमा कोर्स के अभी आवेदन मांगे गए थे। ये 14 तारीख का था मामला। पहले यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसके बाद उसको कॉल करके बुलाया, और जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है एडमिशन लेने, उसके बारे में यूनिवर्सिटी के साथ साथ पुलिस भी अपने पास पूरी जानकारी रख रही थी, ऐसा था। और जो डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया था कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस और जो स्टाफ ज्वाइनिंग को लेकर इस बार पूरी पुलिस अलर्ट मोड पर है। 3 टीमें इस पर नजर लेने के लिए है और एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर संबंधित थाने से भी उसकी जानकारी ली जाएगी। और ये तक कहा गया कि साहब हम ये कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की जो दाखिला प्रक्रिया और स्टाफ की प्रोसेस है उसमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा वो है। अब आतंकी यहाँ ये भी हुआ था कि स्टाफ रखने वाले हैं, मुझे लगता है अब उस प्रक्रिया पे शायद रोक लगी, क्योंकि इस तरह की यूनिवर्सिटीज का एक ही तरीका है कि उन पे ताले लगे, उनके स्टूडेंट्स का कोई नुकसान ना हो। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन जब तक इस तरह की यूनिवर्सिटीज बंद नहीं होंगी, उन पर ताले नहीं लगेंगे, तब तक वो इसी तरह से लोगों की जिंदगी पर ताला लगाता रहेंगे। और इस तरह के लोग, जवाद जैसे लोगों पर बहुत बड़ी निगाह रखने की जरूरत है। लेकिन चलिए, सरकार देर आए दुरुस्त शायद इस यूनिवर्सिटी को जब बंद करेगी तभी मुझे लगता है कि आतंक के पर लगाम लगने वाले कदमों पर लोगों को यकीन होगा, क्योंकि लोग अब कुछ और नहीं, एक्शन चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारी मदद होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर करके आपके सामने नई खबरें ला सकें। अगर आप चाहें तो क्यूआर कोड में स्कैन करके आप इस चैनल की मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।